और होपफुली थोड़ा खुद भी रिवाइज करके बैठे हो आप लोग ये मैकेनिज्म। तो ज़रा स्टार्ट करते हैं फटाफट से कि SN1 SN2 में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जब हम SN1 मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, नहीं डिफरेंस तो मैं पहले बता चुका हूँ, उसमें टाइम खराब नहीं करूंगा। ठीक है, सीधे मैकेनिज्म की बात करूंगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, ये तो तुम्हें पता ही है। यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिकुलर इसको बोलते हैं। ठीक है, और डबल स्टेप मैकेनिज्म होता है। अभी मैकेनिज्म कैसे काम करेगा जरा फटाफट से इसको समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सपोज आपने एक कार्बन लिया, ठीक है, और उस पर मैंने क्या करा, यहाँ एक ऊपर ग्रुप लगा रखा है, लेट्स से R। ठीक है, और वेज एंड डैश का मतलब तो आप लोग जानते ही हो। ठीक है, तो जो ग्रुप लगा है, लेट्स से इसको मैंने R1 कह दिया। ठीक है, यहाँ एक मैंने ग्रुप लगा रखा है X। ठीक है, इधर मैंने एक R2 R3 मान लो इसको, और यहाँ पे मैंने क्या बोलते हैं, इधर लगा रखा है एक यहाँ पर R2। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि ये जो आपका SN1 है, इसका जो फर्स्ट रिएक्शन होता है, ठीक है, वो जो फर्स्ट स्टेप होता है स्लो स्टेप होता है। ठीक है, तो ये स्टेप 1 है, और इस स्टेप 1 में क्या होगा, यहाँ से ये जो तुम्हारा X है, जो न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करके यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, पिछली बार भी ये बताया था जब मैं पढ़ा रहा था कि भाई अभी क्या है कि X के प्रेजेंट होने की वजह से जो यहाँ पर बचे हुए 3 ग्रुप हैं उनके बीच में एंगल कम है, वो काफी क्लोज आ रखे हैं। ठीक है, तो जब यहाँ से ये आपका कार्बन से X हटता है, तो ये मैंने आपको बताया था कि जो ज्योमेट्री होती है वो प्लेनर हो जाती है ना। तो ये R1 यहाँ आ गया, ये तुम्हारा R2 आ गया, और ये भी R3 आ गया। ठीक है, R1 R2 R3, तो ये यहाँ पर कार्बोकटायन बनाए। इस कार्बोकटायन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो तो sp2 ही रहेगा, कार्बोकटायन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, है ना। और ये कार्बोकटायन जो होता है इसको किस कैटेगरी में रखते हैं, इंटरमीडिएट में रखते हैं। ठीक है, और जब मैंने आपको ये पढ़ाया था बहुत शुरुआत में, ठीक है, जब मैं इस चैप्टर को करवा रहा था, तब मैंने एक चीज और बताई थी कि ये क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप है, तो इसलिए हम इसको RDS बोले तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी बोलते हैं, है ना। इसको हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी कहते हैं। ये एक बात हो गई। तो यहाँ से अगर मैं रेट कैलकुलेट करूंगा तो रेट इज इक्वल्स टू के। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये क्या है भाई, यहाँ पर मैं एल्काइल हैलाइड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन एल्काइल हैलाइड। ठीक है, RX लिख लेते हैं इसको, RX बोले तो एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो यहाँ से तुम क्लियरली देख सकते हो कि स्लोएस्ट स्टेप से जो तुमने रेट निकाला, वहां से जो ऑर्डर निकल कर आ रहा है वो 1 निकल कर आ रहा है। ठीक है, और इसलिए भी इसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। ये एक बात हो गई, तो ये तुम्हारा स्टेप 1 हो गया। ठीक है, अब जरा स्टेप 2 पर आ जाओ, देखो स्टेप 2 में क्या होगा। तो स्टेप 2 में क्या होगा, ये जो तुम्हारा कार्बोकटायन है, ठीक है, जो यहाँ पर बनाया है, ये यहाँ R लगा दिया, R1 लगा दिया, इधर R2 लगा पड़ा है, और इधर भाई मैंने क्या करा, R3 लगा दिया। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज तो रह गई। अच्छा, एक छोटी सी बात और, ये नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, इसकी ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री है ट्राइगनल प्लेनर, है ना। ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री इज ट्राइगनल प्लेनर, तो ये ट्राइगनल प्लेनर भाई इसकी ज्योमेट्री हो गई। ठीक है, ये एक और बात हो गई। अब इसके बाद में क्या है, यहाँ पर ट्राइगनल प्लेनर ज्योमेट्री, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल के पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है कि भाई ये यहाँ से फ्रंट अटैक कर दे। ठीक है, इसको बताया था ना मैंने, ये क्या होता है, ये फ्रंट अटैक होता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई ये बैक अटैक कर दे, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल कुछ इस तरीके से अटैक कर दे। ठीक है, बैक अटैक कर दे। और आप लोगों को ये बात पता है, याद होगी, क्योंकि फ्रंट अटैक करने पर भी आपका जो एंगल यहाँ पर निकल कर आ रहा है 120 डिग्री है, और बैक अटैक करने पर भी एंगल कितना है, 120 डिग्री है, क्योंकि ज्योमेट्री क्या है, प्लेनर है। ठीक है, तो इस ज्योमेट्री के प्लेनर होने की वजह से फ्रंट एंड बैक बोथ दी अटैक्स आर पॉसिबल। ठीक है, और जब दोनों अटैक पॉसिबल होते हैं, तो ये स्टेप 2 है बाय द वे। ठीक है, तो जब दोनों अटैक पॉसिबल होते हैं तो यहाँ पे 2 तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, पहला प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनता है कि फ्रंट अटैक हुआ तो ये कार्बन, ठीक है, यहाँ पर
यहां तुम्हारा लगा हुआ है R, ठीक है, R1, यहां मैंने लगा दिया भाई R1, ठीक है। इधर यहां पर आके न्यूक्लियोफाइल लग गया, ठीक है। ये यहां पर तुम्हारा R3 लगा हुआ है, ठीक है। और इधर ये क्या बोलते हैं, डैश पर क्या लगा हुआ है, R2 लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर तुम इसको ओरिजिनल मॉलिक्यूल से कंपेयर करो, ये जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल मतलब जो एल्काइल हैलाइड गिवन था उससे अगर कंपेयर करो, तो डिफरेंस कितना आया भाई दोनों में, कि यहां से हमारा क्या बोलते हैं, सिर्फ NU हट गया और उसकी जगह पर X आकर लग गया, ठीक है। फिर से सुनो, NU को हटा दिया और X को लगा दिया, ठीक है। तो ये भाई प्रोडक्ट बन गया। क्योंकि यहाँ पर बाकी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। और ये कैसे मिलता है, ये मिलता है फ्रंट अटैक से। वहीं पर अगर बैक अटैक होता है, तो बैक अटैक के केस में क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था कि भाई पूरी की पूरी ज्योमेट्री होती है, अगर वो पहले ऐसे थी, ठीक है, तो वो घूमकर कुछ ऐसी हो जाती है। मतलब अगर मैं आपको इसे समझाऊं थोड़ा सा, पिछली बार भी जब बताया था मैंने, तो ये बोला था मैंने आपको कि मान लो भाई ये फिस्ट को मैं कार्बन कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक बॉन्ड इधर लगा हुआ है, एक बॉन्ड इधर लगा हुआ है, और मान लो एक बॉन्ड इधर लगा हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरीके का हाल है। तो जैसे ही एक नया यहाँ से क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की कोशिश करता है, और अगर उसने अटैक यहाँ से कर दिया, तो जो ये बॉन्ड होते हैं ये क्या करते हैं, सारे के सारे ऐसे पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, है ना, पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री दिखने लगती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इन्वर्जन प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर ये तो तुम्हारा फ्रंट अटैक से बन गया। अब जरा इन्वर्जन प्रोडक्ट को भी समझते हैं कि वो कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर जब इन्वर्जन होगा तो कुछ ऐसा बनेगा, ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन पर आके न्यूक्लियोफाइल लग गया, मतलब इसी ज्योमेट्री को कुछ नहीं करना, इसी का भाई एक मिरर इमेज टाइप बना दो। यहां पर ये तुम्हारा R1 लगा हुआ है, ठीक है, इधर तुम्हारा R2 आ गया, ठीक है, और यहाँ भाई R3 लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बना भाई तुम्हारा क्या बोलते हैं, इन्वर्जन प्रोडक्ट, ठीक है, इन्वर्जन प्रोडक्ट। और इन्वर्जन प्रोडक्ट कैसे बनता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है बैक अटैक से, ठीक है, बैक अटैक से बनेगा ये, ठीक है। ये एक और बात होगी। अब जब आप लोग ये पढ़ रहे थे, ठीक है, तो यहां पर एक चीज और आती है, वो भी जरा सुन लो फटाफट से, एक सेकंड देना मुझे। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब आपका इन्वर्जन एंड रिटेंशन, व्हेन बोथ inversion and retention products are formed, then जो मिक्सचर यहाँ पे फॉर्म हुआ है, मिक्सचर सो फॉर्म इज कॉल्ड, कौन सा मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर, है ना। इसको क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं, मतलब जिसमें इन्वर्जन भी है, जिसमें रिटेंशन भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उस टाइम पर भी मैंने आप लोगों को बोला था, फिर याद दिला देता हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन चुका है इन केस ऑफ SN1 और SN2, किस केस में आपका क्या बोलते हैं, रेसमाइजेशन होता है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि रेसमाइजेशन आपका होता है SN1 के केस में, ठीक है। ये एक बात हो गई, और बाकी स्टेबिलिटी ऑर्डर वगैरह सब मैं आपको बता चुका हूँ। थोड़ा सा जरा रेसिमिक मिक्सचर के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। पहले तो फिनोमिना, ये भी लिख लो, एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड रेसमाइजेशन, ये भी आप लोगों को पता है ना। जो फिनोमिना है इसको क्या कहते हैं, फिनोमिना इज कॉल्ड रेसमाइजेशन, ठीक है। और इनमें से एक आपको पता है कैसा होगा भाई, एक आपका डेक्स्ट्रो होगा, दूसरा लीवो होगा। मतलब एक क्या करेगा, प्लेन, प्लीज स्लाइड, अच्छा प्रीवियस स्लाइड, ये लो बेटा प्रीवियस स्लाइड, जल्दी करो। जैसे नहीं थी प्रीवियस स्लाइड देख लो, बता देना, मैं आगे मूव कर जाऊंगा।
चले आगे। ओके, तो देखते हैं भाई जरा यहाँ पर। अब अगला क्या है कि फिनोमिना इज कॉल्ड रेसमाइजेशन। ठीक है, ये तो आपको पता है, इसको क्या बोलेंगे, रेसमाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, अब होता क्या है जब आप क्या बोलते हैं रेसमाइजेशन की बात करते हो। ठीक है, एक सेकेंड, क्या है, हाँ, तो जब आप रेसमाइजेशन की बात करते हो तो रेसमिक मिक्सचर में क्या होता है, मैंने आपको ये बताया था कि रेसम मिक्सचर वो होता है जहां पर आपका डेक्स्ट्रो एंड लीवो 1:1 रेशियो में होते हैं। और उस टाइम पर मैंने ये भी बोला था कि डेक्स्ट्रो और लीवो का क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट 1:1 रेशियो पॉसिबल नहीं है, तो अप्रोक्सीमेटली 1:1 क्या बोलते हैं रेशियो इनका रहता है। डेक्स्ट्रो क्या करता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड क्या करता है, इट रोटेट्स दी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये क्या करेगा, जो आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा। ठीक है, वहीं पर जो आपका लीवो रोटेटरी होता है ये क्या करता है, ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घुमा देता है। ठीक है, रोटेट्स दी प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घुमा देगा। ठीक है, ये एक और बात हो गई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये लो। ठीक है, तो ये कहानी थी भाई आपके SN1 की। ठीक है, और अब जरा थोड़ा सा SN2 की तरफ मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो SN2 तो बहुत ही सिंपल है, देखते हैं क्या होगा उसमें। तो SN2 का अगर तुम केस देखोगे तो SN2 के केस में क्या है भाई, आपने यहाँ पर क्या करा, SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, वही आपका सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, बायोमोलिकुलर, पिछला वाला क्या था, यूनिमोलिकुलर था। ठीक है, और जो आपका SN2 रिएक्शन होता है वही ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये भी याद रखना, एक ही स्टेप में सारी कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो देखते हैं अब यहाँ पर क्या होगा। तो इट अकर्स इन वन स्टेप, ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, इट अकर्स इन वन स्टेप ओनली, मैंने लिख भी दिया ऊपर। ठीक है, और इसी वजह से, नहीं इसी वजह से तो कुछ भी नहीं, खैर, तो ये एक बात हो गई। अब जरा देखते हैं, तो यहाँ पर क्या करा, अभी मैंने कार्बन लगा रखा है। ठीक है, कार्बन पर ये हेलोजन प्रेजेंट है X। ठीक है, और अगर हेलोजन को मैं, चलो ठीक है ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, इधर एक हेलोजन प्रेजेंट है X, यहाँ पर क्या बोलते हैं, मान लो ऊपर एक ग्रुप लगा है लेट्स से R1। ठीक है, यहाँ एक दूसरा ग्रुप लगा है लेट्स से R2, और यहाँ पर क्या बोलते हैं तीसरा ग्रुप मैंने लगा दिया R3। ठीक है, ये प्रेजेंट है। और क्या होगा, अब यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल है जो क्या कर रहा है भाई, अटैक करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब होता क्या है कि यहाँ पर पहले ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये कंसर्टेड रिएक्शन है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग एक साथ होगा। तो हालत कुछ ऐसी है कि अभी जो X है, जो पुराना न्यूक्लियोफाइल है, वो गया भी नहीं है और नए न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया। तो दो पॉसिबिलिटी दोबारा से, या तो ये फ्रंट अटैक कर दे, ठीक है, या फिर ये क्या करे भाई, बैक अटैक कर दे। अब आप लोग जानते हो कि अगर ये बैक अटैक करेगा, अगर ये यहाँ से क्या बोलते हैं बैक अटैक करेगा, तो बैक अटैक में एक प्रॉब्लम है। ठीक है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि इन केस ऑफ बैक अटैक भाई, सॉरी फ्रंट अटैक में एक प्रॉब्लम है। अगर फ्रंट से अटैक कर दिया तो ऑलरेडी एक पुराना न्यूक्लियोफाइल, ये तुम्हारा नया न्यूक्लियोफाइल, तो पुराना नया क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। समझ रहे हो, ये क्या करने लगेंगे, आपस में रिपेल करने लगेंगे। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, आपका फ्रंट अटैक क्या बोलते हैं हो नहीं पाएगा। यहाँ पर फ्रंट अटैक भाई हो नहीं पाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि फ्रंट अटैक के केस में क्या है कि रिपल्शन बहुत ज्यादा, जबकि बैक अटैक बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पर जब ये अटैक करेगा तो कुछ इस तरीके से कार्बन, ठीक है, ऊपर ये यहाँ पर एक आपका क्या बोलते हैं R1 लगा ही हुआ है। ठीक है,
ये कुछ इस तरीके से लगा रहेगा यहाँ पर, और ये कुछ ऐसे R2 इधर चला जाएगा, ठीक है। X अभी तक गया नहीं है, X अपनी जगह पर ही है, ठीक है। और ये भाई तुम्हारा क्या बोलते हैं R3 कुछ ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो ये रहा तुम्हारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो धीरे धीरे करके क्या बोलते हैं बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और ये रहा भाई तुम्हारा X जो धीरे धीरे करके यहाँ से निकल रहा है। तो इस केस में मैंने आप लोगों से जब ये पिछली बार पढ़ाया था तो एक चीज पूछी थी कि ज्योमेट्री क्या है, ठीक है। तो ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि इस केस में भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो याद रखना हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, ठीक है। ये गड़बड़ मत कर देना कि बोल दो कि sp3d, क्योंकि उस टाइम पे बहुत बच्चों ने sp3d बोला था, क्योंकि ये सब रट के बैठे होते हैं कि ट्राइगोनल बायपिरामिडल अगर शेप आती है तो ज्योमेट्री sp3d हो जाती है, ठीक है, जो इस केस में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये बात दिमाग में बिठा लो भाई। तो ये एक चीज हो गई। अब फाइनली क्या होगा यहाँ से, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये पूरे तरीके से अटैच हो जाएगा और जो तुम्हारा एक्स है वो पूरे तरीके से रिमूव हो जाएगा। तो इस केस में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ फॉर्म होता है तुम्हारा इन्वर्जन प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि बैक अटैक हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ बना देता हूँ इसको इन्वर्जन प्रोडक्ट को थोड़ा नीचे, ऊपर तो जगह नहीं है साइड में, ठीक है। तो यहाँ देखो भाई क्या होगा, ये तुम्हारा कार्बन, ठीक है, कार्बन पर ये लगा है भाई R1, ठीक है। इधर ये आपने लगा दिया R2, ठीक है। और ये भाई तुम्हारा लगा है बच्चों R3, ठीक है। और इसके अलावा इधर ये आ गया नया न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये क्या है, इन्वर्जन प्रोडक्ट है, क्योंकि इन्वर्जन प्रोडक्ट आपने अभी अभी SN1 में भी पढ़ लिया था, ठीक है। तो ये तुम्हारा इन्वर्जन प्रोडक्ट हो गया, जिसको हम वॉल्डन इन्वर्जन प्रोडक्ट भी कहते हैं, अम्ब्रेला इन्वर्जन प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो उसका नाम चाहो तो वॉल्डन इन्वर्जन प्रोडक्ट भी तुम इसको बोल सकते हो, ठीक है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसको कंसर्टेड रिएक्शन कहते हैं। कंसर्टेड रिएक्शन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग एक ही स्टेप में होती है, ठीक है। ये एक और बात हो गई। जो ये मैकेनिज्म है इसमें एक ही स्टेप है, तो वहीं से रेट निकाल लोगे। तो अगर तुमसे मैं पूछूं कि रेट क्या होगा, तो रेट इज इक्वल्स टू K, रेट कांस्टेंट, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन एल्काइल हैलाइड इनटू कॉन्सेंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि SN1 SN2 में, ठीक है, कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें क्या बोलते हैं जो कॉन्सेंट्रेशन है, जिसमें जो क्या बोलते हैं रेट है, ठीक है, वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो SN2 होता है, ठीक है, SN2 में रेट जो होगा आपका वो डिपेंड करेगा, यहाँ पर जो रेट होगा आपका वो डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे, ठीक है। ये बात याद रखना। जबकि जो SN1 है उस केस में क्या बोलते हैं जो रेट होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। तो ये एक और बात हो गई। अब यहां तक अगर आप लोगों को क्लियर हो गया तो जरा आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे थोड़ा सा जरा एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स की, ठीक है। ये बात हम पहले भी मैंने पढ़ाई थी, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो जरा थोड़ा ध्यान से समझना इसको, ठीक है। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की बात मैं कर रहा हूँ, और उसके बाद तो कुछ खास ऐसा है नहीं बताने के लिए, ठीक है। रिएक्शंस ही हैं वो तुम लोग ऑलमोस्ट रिवाइज कर ही लोगे, ठीक है, क्योंकि फिर वो वर्ड्स वगैरह ही है, वो बहुत सिंपल रिएक्शंस होते हैं। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं भाई, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हम उसको बोलते हैं, ठीक है, जिसमें दो एक्टिव साइट या दो साइड से अटैक पॉसिबल है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछली बार जब ये करवा रहा था तब भी बताया था कि लेट्स से मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, CH3 CH2Cl, यही एग्जांपल उठा लिया, और इसका रिएक्शन अगर मैं सोडियम साइनाइड से करा दूं, ठीक है, या फिर मैं इसका रिएक्शन क्या बोलते हैं पोटेशियम साइनाइड से करा दूं, तो इस केस में क्या होता है, मुझे नॉर्मल साइनो प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब Cl हटेगा वहां से और उसकी जगह पर साइनाइड जाकर लगेगा, ठीक है। बाय प्रोडक्ट में आपको क्या बोलते हैं सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड, इन दोनों में से एक चीज भाई मिल जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। अब इधर आ जाओ जरा, इसी रिएक्शन में अगर आप क्या बोलते हैं सेम आपने रिएक्टेंट लिया, लेकिन इस बार क्या करा आपने सोडियम साइनाइड की बजाय सिल्वर साइनाइड यूज कर लिया, AgCN यूज कर लिया। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि AgCN के केस में क्या होता है कि यहाँ पर आपको आइसोसाइनो प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आइसोसाइनो प्रोडक्ट मिलेगा। क्वेश्चन ये आता है कि इस केस में ऐसा क्या हुआ कि हमें यहाँ पर भाई आइसोसाइनो प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है।
तो ये उस टाइम पर भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, बट एक बार फिर से, ठीक है। तो होता क्या है कि जो आपका सोडियम साइनाइड है ये नेचर में आयनिक है, ठीक है। ये नेचर में कैसा है भाई, आयनिक है। आयनिक होने की वजह से ये बड़े प्यार से तुम्हारा जो होगा वो Na+ और Cn- में डिसोशिएट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो तुम्हारे पास में एल्काइल हैलाइड गिवन है, ठीक है, ये जो दे रखा है CH3 CH2 Cl, ठीक है। जब इस पे साइनाइड अटैक करेगा तो भाई बॉन्ड कहां से बनेगा, जो बॉन्ड बनेगा अगर मैं साइनाइड का अटैक करवाता हूं तो इसने तो भाई अपना इलेक्ट्रॉन लिया ही, निकल लिया, और साइनाइड ने उठाकर अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया। तो यहां पर होता क्या है कि जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो कार्बन, जो साइनाइड वाला कार्बन है उस मतलब उसके और CH3 CH2 वाले कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और ये बात आप लोग जानते हो कि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होगा वो ऑब्वियसली कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड से क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना। फेजांस रूल अप्लाई करो, अपने आप आंसर मिलेगा। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, जबकि कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड क्या है भाई, वीक बॉन्ड है, ठीक है। ये एक बात हो गई। अब अगर इसी चीज को आप लोग अप्लाई करते हो सिल्वर साइनाइड में, तो सिल्वर साइनाइड के साथ प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा सिल्वर साइनाइड को भी समझ लेते हैं। तो सिल्वर साइनाइड के साथ दिक्कत क्या है कि यहां पर जो आपका सिल्वर और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, ये बॉन्ड थोड़ा सा कोवेलेंट है, ठीक है। और इस बॉन्ड के कोवेलेंट होने की वजह से क्या होता है कि यहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेता है, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन इजी नहीं होता, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। और अब ये जो ऊपर तुम्हारा CH3 मैंने उस टाइम पे भी बताया था, CH3 CH2 Cl है, ठीक है। इसके सामने अगर तुम AgCN रखोगे तो यहां क्या हुआ, ये तो भाई अपना बॉन्ड तोड़ के निकल लिया, ठीक है ना। तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोजन लोन पेयर लेकर बैठा हुआ है। ये जो कार्बन पॉजिटिव है ये चाहता है कि मैं भाई कार्बन से जाके जुड़ूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक तो कार्बन फ्री नहीं हुआ, क्योंकि सिल्वर और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, ओवरलैपिंग से बना है। तो जितने में ये बॉन्ड डिसोशिएट होगा उतनी सी देर में तो ये नाइट्रोजन उठाकर यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। और जो बॉन्ड बनना चाहिए था कार्बन से, वो जाकर बॉन्ड किससे बन जाएगा, नाइट्रोजन से बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो ये मैंने उस टाइम पे भी समझाया था, और ये कहानी है कि क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड जो होता है वो वीकर बॉन्ड है, ठीक है। तो जहां पर पॉसिबिलिटी कार्बन कार्बन बॉन्ड की है वहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाओगे, ठीक है। ये एक बात हो गई। अब ऐसा एक क्वेश्चन और उठता है यहाँ पर, वो आपका NaNO2 और AgNO2 वाला है। तो ये भी देख लो भाई, मैंने क्या करा, CH3 CH2 Cl लिया और इसका रिएक्शन करा दिया सोडियम नाइट्राइड से। जब सोडियम नाइट्राइड से रिएक्शन कराया तो मुझे यहाँ पर कंपाउंड जो मिलता है वो है CH3CH2ONO, ठीक है। मतलब इस बार जो बॉन्ड बना वो भाई क्या बोलते हैं आपका नाइट्रोजन से नहीं ऑक्सीजन से बना, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। घुमा फिरा के बात वही है कि इसका भाई जो नेचर है आयनिक है, आयनिक होने की वजह से ऐसा होता है। जबकि अगर मैं यहाँ पर CH3 CH2 Cl की बात कर रहा हूं और अगर मैंने इसका रिएक्शन NaNO2 से करवा दिया, ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर आपको मिलता है CH3CH2NO2, ठीक है। सॉरी NaNO2 नहीं, AgNO2, ठीक है। AgNO2 से करवा दिया जो थोड़ा सा नेचर में कैसा है, कोवेलेंट है, ठीक है। तो जरा देखते हैं क्या होगा। भाई पहली बात तो ये कि ये जो आपका सोडियम नाइट्राइट बना हुआ है विच इज NaNO2, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इस केस में क्या है, इस केस में क्या है कि NaNO2 के आयनिक होने की वजह से ये फटाफट से डिसोशिएट होता है Na+ और NO2- में, ठीक है। ये भाई आपका NO2- में टूट जाता है, ठीक है। अब यहां पर NO2- में जो नेगेटिव चार्ज है किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। और यहां पर आपका क्या बोलते हैं, ये जो CH3 CH2 Cl है ये खुद को कैसे डिसोशिएट करेगा, ये डिसोशिएट करता है CH3 CH2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ठीक है। अब होगा क्या कि क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड से, तो ये जो कार्बन है वो प्रेफर करेगा ऑक्सीजन के साथ जुड़ना, ना कि नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। तो इस केस में
नाइट्रोजन भी अवेलेबल है, ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, लेकिन बॉन्ड किससे बनता है? बॉन्ड जाकर बनेगा ऑक्सीजन से। क्यों बनेगा वो मैंने बता दिया, क्योंकि भाई जो तुम्हारा यहाँ पर ऑक्सीजन है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर CH3CH2ONO लिख दिया। अब सिल्वर साइनाइड के साथ दिक्कत क्या है? सिल्वर साइनाइड के साथ प्रॉब्लम क्या है कि भाई यहाँ पर ये जो तुम्हारा नाइट्रोजन है, इसने अभी तक अपने ऑक्सीजन को सॉरी नाइट्रोजन नहीं, यहाँ पर ये जो तुम्हारा सिल्वर और ऑक्सीजन है, इसके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है, इस बॉन्ड का नेचर स्लाइटली कोवेलेंट है। बॉन्ड का नेचर स्लाइटली कोवेलेंट होने की वजह से क्या होता है कि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। दोबारा से वही कहानी कि इतने में तो अभी बॉन्ड डिसोशिएट भी नहीं हुआ था, ठीक है। और इससे पहले तुम्हारा यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये CH3CH2 डिसोशिएट होकर भाई यहाँ पर आके खड़ा हो गया कि भाई इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो नाइट्रोजन ने क्या करा, अपना इलेक्ट्रॉन उठाकर उसको दिया और बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड बनना नहीं था नाइट्रोजन से, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन फ्री ही नहीं हो पाया तो कोई दूसरा ऑप्शन बचा नहीं, और जब दूसरा ऑप्शन नहीं बचा तो ये बॉन्ड जाकर सीधा सीधा किससे बन जाएगा? ये बॉन्ड तुम्हारा बन जाएगा नाइट्रोजन से, ठीक है। तो ये कहानी है आइसोसाइनाइड की, नाइट्रो और नाइट्राइटो की, ठीक है। जब O से बनता है तो नाइट्राइटो कहते हैं, ठीक है। और जब क्या बोलते हैं बॉन्ड तुम्हारा NO2 से बनता है तो उसको नाइट्रो कहते हैं, ठीक है। ये लो भाई, ये एक और चीज हो गई। तो होपफुली इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। फिर एक वो सिडजेफ रूल वगैरह मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, होपफुली वो भी याद होगा, ठीक है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट थोड़ा सा पढ़ लो, वैसे तो 10 बार पढ़ा लिया, लेकिन एक बार और छोटी सी बात बता देता हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कैसे बनाते हो, प्रिपरेशन बता रहा हूँ इसकी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन बन सकता है। तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इसको देखते हैं फटाफट से। यहाँ पर क्या है भाई, जब आप ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की बात कर रहे हो, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में यहाँ पर क्या होगा कि आपने एक एल्काइल हैलाइड लिया RX, ठीक है। इसका रिएक्शन आप मैग्नीशियम मेटल से करा देते हो और ड्राई ईथर रखा जाता है, ठीक है। ड्राई ईथर नहीं रखोगे तो क्या होगा वो भी बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ आपने क्या करा भैया, RMgX बना लिया, ठीक है। ये आपका ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बन गया, ठीक है। पहली बात तो ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कैसे टूटता है, कैसे काम करता है, यार ये हमने 10 बार पढ़ लिया। इनफैक्ट अभी अमाइंस पढ़ा है हमने पिछली कुछ क्लासेस में, हमने एल्डिहाइड कीटोन्स को दोबारा से रिवाइज करा थोड़ा सा, तो वो सब तुम्हें पता ही है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि दोबारा से बताऊं, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। आप लोगों को मैंने ये बताया था कि जब भी आपको ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट दिखेगा RMgX, तो इसका जो डिसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन हमेशा R नेगेटिव और MgX पॉजिटिव में होता है, ठीक है। ये बात भी हम पहले कर चुके हैं। अब जरा देखते हैं फंक्शन ऑफ ड्राई ईथर क्या है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि फंक्शन ऑफ ड्राई ईथर बस इतना सा है कि ये एक वाटर अब्जॉर्बेंट की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड टू अब्जॉर्ब द वाटर वेपर, ठीक है, या ट्रेसेस ऑफ वाटर, ठीक है। भाई अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो वाटर आ भी गया तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने जा रहे हो, ठीक है, एल्काइल हैलाइड की प्रेजेंस में, और आपने वहां पर क्या बोलते हैं ड्राई ईथर यूज नहीं किया, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, और बनते ही अगर वहां पे हल्का फुल्का भी वाटर है तो उससे ये रिएक्ट करने लग जाता है, ठीक है। और रिएक्ट करके क्या करेगा, जैसे मैंने बताया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जाता है R नेगेटिव MgX पॉजिटिव में, और वाटर आपका डिसोशिएट होता है H+ और OH नेगेटिव में। तो वही दोबारा से सेम फंडा जो साल भर पढ़ाया, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ो, तो R को H से जोड़ दो, ठीक है। और यहाँ क्या बनेगा आपका Mg पर OH, और यहाँ लगेगा X, ठीक है। तो आपने क्या करा भाई, एल्केन को उठाया, ठीक है। आपने यहाँ से क्या करा, एल्केन को उठाया, ठीक है, और एल्केन से आपने यहाँ पर बना दिया, सॉरी एल्केन नहीं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को उठाया, और अगर ड्राई ईथर नहीं है तो वाटर से रिएक्ट करके उसने क्या करा, एल्केन बना दिया, ठीक है। तो बनाना था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बन क्या गया, एल्केन बन गया, ठीक है। और ये एक रीजन है जिस वजह से हम इस रिएक्शन को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये एक बात हो गई। फिर एक और क्वेश्चन इस चैप्टर में जो बन जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है, वो भी देख लो, ठीक है, कि भाई हमारे पास में एल्काइल हैलाइड गिवन है और क्या बोलते हैं आपका अराइल हैलाइड गिवन है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पर CH3CH2Cl, ठीक है।
इसको मैं ए कह देता हूँ, और यहाँ पर मैंने कहा Cl, और नीचे यहाँ पर बेंजीन रिंग लगी हुई है, ठीक है। इनफैक्ट Cl वगैरह को हटाओ, Cl को हटाओ, X लगाते हैं सीधा, ठीक है। यहाँ पर क्या करा मैंने, X लगा दिया। अब X लगाने के बाद क्या करना है, हमें कंपेयर करना है यहाँ पर इनकी क्या कहते हैं उसको, बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है, ठीक है। तो कंपेयर दी CX बॉन्ड लेंथ ऑफ एल्काइल एंड एराइल, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर CX बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करने चलते हैं, बॉन्ड लेंथ पर क्वेश्चन आ सकता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये याद रखना, बॉन्ड लेंथ पर भी क्वेश्चन आ सकता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पर क्वेश्चन आ सकता है सेम, या फिर हो सकता है वो वर्ड यूज कर ले, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है। इनमें से कुछ भी वो भाई बोल सकता है तुमसे। तो काम एक ही है, ठीक है, आंसर एक ही है, बस नाम अलग अलग है, ठीक है। तो देखते हैं जरा यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता है कि भाई ये जो तुम्हारा एराइल हैलाइड है, इसमें क्या है, हेलोजन पे होता है लोन पेयर, और लोन पेयर की वजह से शुरू होता है यहाँ पे रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस होने की वजह से, रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, कार्बन और CX बॉन्ड में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होता है, ठीक है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होता है, ठीक है। और जब यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा, तो उसकी वजह से यहाँ क्या होगा भाई, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पर आने की वजह से इधर भाई आपका क्या बोलते हैं, जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, वो हो जाएगा कम, ठीक है ना। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रेजोनेंस की वजह से आया, और जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, इसका मतलब हुआ कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। और आप लोगों को ये पता है कि जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाती है ना। और अगर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करती है तो भाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी, ठीक है। जो आपकी यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो क्या कर जाती है, वो भाई इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, ठीक है। एक ये बात हो गई। एंड व्हेन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्गर, ठीक है। ये एक चीज हो गई। वहीं पर जब आप बात कर रहे हो CH3CH2X की, तो यहां पर क्या है, इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड देयर इज नो रेजोनेंस इन CX बॉन्ड। रेजोनेंस छोड़ो, कोई भी इफेक्ट नहीं है -I के अलावा, ठीक है। सो नो इफेक्ट ऑन CX बॉन्ड, ठीक है। कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं है जिससे क्या बोलते हैं CX बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे, लेंथ पे कोई फर्क पड़े, ठीक है। तो भाई सिंपल सा क्या बोलते हैं, CX बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। और अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो बॉन्ड ऑर्डर कम, बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाती है, ठीक है। बस यही कहानी है। बताओ भाई, अगर कोई दिक्कत हो तो बोलो। बताओ जल्दी बताओ, यहां तक समझ में आ गया? तो ये कहानी थी, ठीक है। होपफुली आप लोग समझ गए हो। ये क्वेश्चन बन जाता है। फिर आपको एक चीज और याद होगी, ठीक है। वो आपको क्या बोलते हैं, मैंने बताया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये भी आपको याद होगा। यहाँ पर जो हमारा क्लोरीन होता है, आपको ये भी याद होगा कि क्लोरीन में क्या होता है भाई, ये जो आपका कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है भाई, ये बॉन्ड होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, इसके स्ट्रॉन्ग होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, अभी जो बताया रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। और अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पर आएगा तो बॉन्ड इजीली नहीं टूटने वाला, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, आपने अगर मान लो यहाँ पर इसका रिएक्शन करा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, बेसिकली मुझे यहाँ पर OH नेगेटिव का अटैक करवाना है और Cl को हटाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या बनाना चाहता हूँ भाई, यहाँ से मैं फिनॉल बनाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं ये चाहता हूँ कि भाई रिएक्शन हो और मुझे फिनॉल मिल जाए, ठीक है। मुझे क्या मिले, फिनॉल मिल जाए, ठीक है। तो आपको याद होगा, कॉपी अगर सामने रख के बैठे हो इस रिएक्शन में, तो अगर आपने क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है डायरेक्ट, तो कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आपने लिया, लेकिन उसके साथ में याद करो 623 ATM का प्रेशर भी था, याद है ना, सॉरी 623 केल्विन का टेम्परेचर और 300 ATM का प्रेशर था, ठीक है। इतनी मेहनत लगती है, तब जाकर क्या बोलते हैं आपका यहाँ से Cl हटता है और OH जाकर लगता है, ठीक है।
लेकिन वहीं पर अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि भाई यहाँ क्लोरीन की वजह से मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है इस बॉन्ड पर, मैंने क्या करा, मैंने क्लोरीन पर एक नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, ठीक है, मैंने क्या करा, क्लोरीन पर एक नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। और जब मैंने एक नाइट्रो ग्रुप लगाया तो भाई ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम करेगा तो अब जब तुम यहाँ पर एक्वस NaOH ऐड करते हो तो नॉर्मल क्या बोलते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पर रिएक्शन चल देता है, और आपको टेम्परेचर दिख ही रहा है कि टेम्परेचर भी कम हो गया, ठीक है, और आपका जाके यहाँ पर क्या बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल बढ़िया बन जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर मैं यहाँ एक और नाइट्रो ग्रुप लगा देता हूं, मान लो मैंने क्या करा, ये सेम कंपाउंड लिया, ठीक है, और इसकी पैरा पोजीशन पर एक और NO2 लगा दिया, एक NO2 पहले से था, मैंने क्या करा भाई एक और NO2 यहाँ पर पैरा पर था ऑर्थो पे लगा दिया, तो यहाँ पर सेम रिएजेंट सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन इस बार जब आप टेम्परेचर की बात करते हो तो टेम्परेचर एनसीईआरटी क्लेम करती है कि 368 केल्विन हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो ये तो और इजी हो गया, ठीक है, कहाँ आप क्या बोलते हैं 623 केल्विन का टेम्परेचर दे रहे थे, 300 ATM का प्रेशर लगा रहे थे, लेकिन अब देखो ये जो 368 है ये तो 100 डिग्री से भी नीचे वाली बात हो रही है ना, मतलब 95 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो गया, जहां पहले 400 450 टेम्परेचर लग रहा था वहां सिर्फ 95 पर हो रहा है, ठीक है। और अगर आप वहीं पर यहाँ एक और नाइट्रो ग्रुप अगर ऐड कर देते हो, नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना नाइट्रो। तो अगर आपने इन दो के अलावा अगर एक और ग्रुप यहां पर लगा दिया ऑर्थो पोजीशन पर, अब आप ये सोचो और बोलो कि सर ऑर्थो पे क्यों लगा रहे हो, तो भाई इतना तो आप लोगों को पता ही है कि जो क्लोरीन है, ठीक है, जो हेलोजेंस है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है, तो वहीं लगेगा जाकर। तो अगर 3-3 ग्रुप लगा देते हैं तो कुछ नहीं करना, गरम गरम पानी डाल दो बस, NaOH की भी जरूरत नहीं है और रिएक्शन हो जाता है, यहाँ पर Cl हटता है और OH जाकर लग जाता है, ठीक है। तो ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी, होपफुली याद होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये एक और बात हो गई, ठीक है, और बस और मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा, तुम्हें किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो, ठीक है, बाकी तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने सारी बता दी हैं आप लोगों को इस चैप्टर में, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना और ज्यादा टाइम खराब मत करना है कि एक एक लाइन बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी इसकी जरूरत नहीं है, बट हाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो अच्छे से कर लेनी है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो होपफुली ये इतना पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो बस अभी के लिए मेरे पास और कुछ खास है नहीं, तुम में से कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है तो मैं 10 मिनट अभी यहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, ठीक है, पूछ लो। और इनकेस अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है, अपनी पढ़ाई शुरू करो, क्वेश्चन सॉल्व करो ज़्यादा से ज़्यादा, और जब मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा तो मैं आपका क्या बोलते हैं स्टार्ट करूंगा एल्कोहल अब, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।